हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार। आज आपके लिए हम 5000 प्रश्नों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्टेट पीसीएस हो या यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करेंगे और प्रत्येक दिन हम इन प्रश्नों को करने के पश्चात आपको कुछ स्मरणीय तथ्य प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो जनरल स्टडी है, जो सामान्य अध्ययन है, उसका ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रत्येक दिन हम 50 प्रश्न कराएंगे। इस प्रकार 100 वीडियो में हमारा टारगेट 5000 प्रश्नों को हल करने का रहेगा। प्रत्येक दिन 50 प्रश्न कराएंगे और वे सभी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खेल और पर्यावरण से संबंधित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और ये हमारा संविधान। इन सभी से कुछ कुछ प्रश्न प्रत्येक दिन कराए जाएंगे। तो बिना समय गवाए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, वो कब दिया गया था? जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने कंपनी को व्यापार करने के लिए चार्टर कब दिया था? तो उन्होंने जो चार्टर दिया था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। और कंपनी कब आई थी? कंपनी भी आई थी 1600 ईस्वी में, ठीक। इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर हो जाता है इसका? बी। क्या आंसर सही हो जाता है? बी। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, ठीक है। अब ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से वे जो उग्रवादी नेता थे उनमें शामिल नहीं हैं। तो ठीक है, एक इनके लिए शब्द आता है पाल लाल, ठीक है। तो बाल से क्या हो जाता है हमारा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक। पाल से क्या हो जाता है? पाल से हो जाता है हमारे पास बिपिन चंद्र पाल, ठीक। और लाल से लाला लाजपत राय। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन जो थे उग्रवादी नेता थे, ठीक। और जो गोविंद रानाडे थे वो कौन थे? वो थे हमारे पास, ये थे जो बुजुर्ग दल था, बुजुर्ग दल जिसे नर्म दल भी कहा जाता था, ये इनके नेता थे, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है और ग्रुप डी एंड जो एनटीपीसी के प्रश्न पत्र थे उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। जो 1916 था उसमें एक लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? जो कांग्रेस ने ये समझौता किया उसके आगे चलकर दूरगामी परिणाम के रूप में क्या प्राप्त हुआ? तो इसमें प्राप्त हुआ था, हमें पहला देख लेते हैं ऑप्शन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई। अच्छा, बी ऑप्शन है, समझौता होने पर भी कुटता में वृद्धि, सही है। सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या है संतुष्टिकरण? मतलब जो जो मांगे फिर उन्होंने आगे को उठाई मुस्लिम लीग ने, तो उनको पूरा करते गए अंततः क्या मांग उठी? पाकिस्तान की। और परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन। तो इस प्रकार तीसरे का क्या हो जाता है हमारे लिए? सी आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर लॉर्ड लिनलिथगो,
लॉर्ड लिनलिथगो। अभी जो वन विभाग की परीक्षा हुई थी इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था लिनलिथगो से। प्रश्न 5वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी जो 1885 है। 1885 में किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक, उससे पहले जो भारत में एक जो सबसे ज़्यादा प्रमुख संस्था थी वो कौन सी थी? तो वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके जो नेता थे वो सारे नर्म दल के नेता थे, जैसे वकील, पत्रकार, इस प्रकार के नेता शामिल थे। तो कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। मतलब संस्तुति क्या होता है? राय। ठीक, तो यो क्या हो जाती है? गलत। इसने नहीं दिया था। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ये भी गलत। ठीक है। इसने केंद्रों में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। ये द्विसदन क्या होते हैं? जैसे अपने यहाँ मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से इसने इसके उन्मूलन खत्म करने का सुझाव दिया था। अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी कौन थे? ये नरम दल के एक प्रमुख नेता थे। ठीक, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये भी सही बात है। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स थी उसमें पहले भारतीय थे जो चुने गए। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए। तो ये था लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी जो उदारवादी पार्टी थी उससे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 8वां प्रश्न है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? जो हुड़ थे, हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं हुड़, उनका सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त। जब हम जयशंकर प्रसाद का एक नाटक स्कंदगुप्त पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या दिया जाता है? इसका वर्णन दिया जाता है। ठीक, स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे? कुमारगुप्त के। ठीक, कुमारगुप्त किसके थे? ये थे विक्रमादित्य के। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं ये। ठीक, अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा लोहा होता है जिस वजह से वो उपजाऊ नहीं रह पाती है। तो क्या हो जाता है इसका क्या हो जाता है हमारे लिए? इसका हो जाता है सी। ठीक है, लेटेराइट मृदा। कौन सी हो जाती है? लेटेराइट मृदा। वो 18वां गलती से आ गया था। तो 9वें प्रश्न पे, ऐहोल अभिलेख, जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। जो ऐहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ये किस वंश का शासक था? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य। तो इस प्रकार हमारा सी आंसर हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो ये किससे है? मुंडकोपनिषद। ठीक, मुंडकोपनिषद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता, बहुत बार पूछा गया है। महावस्तु। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। जो महावस्तु है वो महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत, मतलब जीवन परिचय सब कुछ उसमें इनका वर्णन है। इसका संबंध किस शाखा से है? जो हमारी बौद्ध धर्म था उसको 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कौन सी? एक महायान और हीनयान। यान का मतलब होता है ले जाने वाला। कहाँ? निर्वाण के द्वार पर, मतलब निर्वाण की जो स्थिति है उसको प्रदान कराने के लिए जो यान है, यान मतलब गाड़ी है। गाड़ी रास्ते से समझ सकते हैं कि जो तरीका है उसको यान कह दिया जाता है पहुँचने के लिए। तो महायान क्या थी? एक
बौद्ध धर्म की शाखा थी। इसमें क्या होता था कि भगवान बुद्ध को एक भगवान के रूप में पूजा जाता था। मतलब भगवान बुद्ध जो थे, अब तो भगवान ही कहते हैं, परंतु वो भगवान को नकारते थे कि भगवान और आत्मा नहीं है। किंतु महायानियों ने क्या कहा कि महात्मा बुद्ध एक भगवान थे और इन्होंने इनकी मूर्ति पूजा की। किंतु हीनयानों ने मूर्ति पूजा नहीं की। हीनयान होता है छोटा यान, महायान में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और हीनयान कम लोकप्रिय हुआ। वज्रयान शाखा अलग है, इसमें क्या था, तंत्रवाद को बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? जो उपासना भवन था उसका क्या नाम था? इबादत खाना, इसका नाम हो जाता है हमारे पास इबादत खाना। ठीक। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बीजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये किसके शासनकाल में थे? अकबर के। ऑप्शन सी सही हो जाता है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, मतलब यहाँ से कोयला का निर्यात होता है इस बंदरगाह से, तो वो कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आप मैप देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जो कैसल है, न्यू कैसल पोर्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जैसे ये पृथ्वी हुई, ठीक, ये जो ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत जो खींची गई हैं, ये क्या हैं? हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये इस प्रकार क्षैतिज कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। गलत, क्या है? काट रही हैं, ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है। इसकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत, क्योंकि क्या होती है, 0 से 180 इधर चलते हैं हम, ठीक है, और इधर से घूमकर 180 पे पहुंच जाते हैं। तो 0 और 180 कितनी हो गई हमारी? 181 प्लस के उधर कितनी होगी थी, जो 1 से 180 तक, ये तो क्योंकि ऐड कर लिया, 179। इस प्रकार कितनी हो जाती हैं? 360। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती हैं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये इसका सही हो जाता है, क्योंकि क्या होती है, ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की जो दूरी है, मध्य दूरी है, वो कम होती जाती है। याद रखेंगे इसको। किसी दिन हम एक वीडियो के माध्यम से देशांतर, याम्योत्तर और जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके टॉपिक को आपको प्रोवाइड करा देंगे। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, उत्तर से शुरू कर, जैसे ये भारत है, ये भारत मान लो, ठीक है, तो इधर से शुरू कर जो दक्षिण की तरफ पहाड़ियाँ हैं, उनका सही अनुक्रम हमें क्या करना है? बताना है। तो इसका क्या होता है, पहले आती है नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्ना लाई, ठीक, अन्ना लाई, इलायची की पहाड़ियाँ भी इन्हें कहा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका सी आंसर हो जाता है 16वें का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? एक नदी है और वो अपना मार्ग बदलने के लिए विश्व प्रख्यात है, तो वो कौन सी है? कोसी, ठीक, कोसी। और इसे क्या कहा दिया जाता है? बिहार का शोक। अगला प्रश्न है 18वां तो हम कर चुके थे कि लोहे के अतिरिक्त, मतलब लोहे का अधिक, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो ये होती है लैटेराइट। लैटेराइट मृदा में अधिक लोहा होने के कारण क्या हो जाती है? अनुर्वरक। प्रकाश के संबंध में से सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश की विशेषताओं के बारे में दिए गए हैं। यह एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। जी बिल्कुल सही। वैद्युत चुम्बकीय से तात्पर्य क्या होता है कि इसमें वैद्युत
जो वैद्युत तरंग होती है, वैद्युत धारा होती है, उसके भी गुण पाए जाते हैं और चुंबकीय तरंग के भी। ठीक है, जैसे मैंने इसके इस प्रकार बना दिया और ये बना दिया, तो इसकी क्या हो गया है, ड्यूअल नेचर होगी। ठीक है, तो ड्यूअल प्रकृति के कारण इसमें वैद्युत और चुंबकीय तरंग के गुण पाए जाते हैं। यह एक कण प्रकृति है बिल्कुल। जो क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, वो इसी के मॉडल पर है कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों, वंडलों, जिन्हें क्या कहा दिया जाता है, फोटोन के रूप में चलता है। और सेकंड थर्ड क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। जी बिल्कुल, यह एक ऊर्जा का रूप है। तो इस प्रकार क्या आंसर हो जाता है इसका, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी या रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बीपीएससी के लिए भी। बायोगैस संयंत्र में, जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक, बायोगैस, तो इसमें कौन सी होती है, किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया। जो हम शराब बनाते हैं, शराब सिरके से, उसमें भी क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया। और खमीर, जो खमीर होता है, उसमें भी किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, एक वर्ग में 21वां प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, यह पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हमारे क्या है, मेंडलीव की संशोधित, कौन सी संशोधित आवर्त सारणी है, तो जब उसके एक वर्ग में, वर्ग, ये क्या हो गए, क्षैतिज हो गए, ये क्या हो गए हमारे पास, कॉलम। कॉलम क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ठीक, तो जब हम इसे ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उनका क्या बढ़ता है, द्रव्यमान, ये परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। 21 हो गया। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। विसरण मतलब फैल जाना। ठीक है, क्या कारण है उसका, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका हो जाता है धूल कण। विसरण को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का भी क्या मतलब होता है, फैलना। जैसे धूल के कण हैं, कोई प्रकाश किरण आती है यहाँ से, तो ये टकरा कर क्या होती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार ये किसके कारण होता है, धूल कण के। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, किसका होता है, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। और सबसे कम लाल रंग का। इसी वजह से जो सिग्नलों को लाल रंग का बनाया जाता है, वो विसरण की कमी के कारण, क्योंकि लाल रंग का क्या होता है, विसरण कम होता है। 23वां प्रश्न, दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। कोई यौगिक है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो इसका होता है 0। ठीक, अगर उस पर माइनस की ऑक्सीकरण संख्या तो वो क्षारीय हो जाता है, अगर वो प्लस का है तो वो अम्लीय हो जाता है, किंतु वो एक संतुलित यौगिक नहीं रह पाता है। ठीक है, इस प्रकार डी आंसर इसका हो जाता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। जो सर्प विषरोधी मतलब सांप के काटने पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो किसका लगाया जाता है, तो ये किसका होता है, स्वर्ण यौगिक का। जो हमारा एयू होता है, गोल्ड एयू। ये भी पूछा जाता है कि स्वर्ण को आवर्त सारणी में किस किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो एयू द्वारा, और चांदी को एजी द्वारा। एक टिन बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, टिन को कैसे करते हैं हम, एसेंस है, टिन को एसेंस है। दाब का विमीय सूत्र है, अगला प्रश्न है हमारे लिए, दाब का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र दाब का देख लेते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर P बराबर इज इक्वल F अपॉन A होता है। ठीक, F क्या हो गया, फोर्स, A क्या हो गया, एरिया। एरिया की कितनी होती है, एरिया की होती है L स्क्वायर। ठीक है, और इसकी कितनी होती है, बल्कि ML T−2। अब देख लेते हैं, T−, L की 2 ये है। ठीक है, L की 2 ये है, तो ऊपर क्या जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ देख लेते हैं, L माइनस है, ठीक है, क्योंकि L2 हो जाएगा ऊपर नीचे मतलब, और यहाँ ML T−2 ये ऊपर जाएगा, L माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा,
माइनस का 1 m है, तो m कितना ही रहेगा, m तो सेम रहेगा, ठीक है। m इनवर्स 2l माइनस टी, 25 का ये भी नहीं है, तो m इन इसका हो जाएगा b, m l इनवर्स, क्योंकि l ऊपर जाएगा, t इनवर्स 2, b आंसर हो जाता है। किसी दिन करा देंगे इसको भी। जैव सेल क्या है, जो जैविक सेल होती वो क्या है, ए कोयला, बी एलपीजी, सी प्राकृतिक तेल, डी पेट्रोल। तो इसका क्या होता है, कोयला। हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे कि आज से लगभग कई करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी पर वनस्पति जीव जंतु थे, उनके पृथ्वी के नीचे दब जाने से क्या प्राप्त होता है हमें, कोयला और जैविक गैसेस। तो इसकी जो सेल होती है वो कौन सी होगी, कोयला। याददाश्त, मेमोरी का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। जो याददाश्त है हमारी, वो किस भाग से संबंधित है, तो इसका होता है सेरेब्रम। इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत ज़्यादा है। 28वां, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। मतलब क्या है, वो दिखता तो पक्षी की तरह लेकिन सरीसृप जैसे सांप ऊप रेंगने वालों जंतुओं की तरह दिखता है। ऑप्शन ए डोडो, बी आर्क्योप्टेरिक्स, सी राजहंस और डी माउस बर्ड। तो आपको सही जवाब बताना है इसका। इसका जो होता है वो आर्क्योपेक्ट्रिक्स होता है इसका आंसर। कैसा, वो होता तो पक्षी है लेकिन दिखता कैसा, सरीसृप रेंगने वाले जंतु की समान। 29वां, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। वो एलिमेंट बताना है हमें कि जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो वो ऑक्सीजन है, निसंकोच ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है मानव शरीर में। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के, 30वां प्रश्न, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो विभवांतर है, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाता है हमारा वोल्टमीटर। और धारा नियंत्रक से क्या कहा जाता है, धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक। आमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, जो धारा की मात्रा, ठीक है। मात्रा मतलब एम्पियर में, इसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 1 मिनट। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल किस में वर्णित है, 352 से 360, ठीक है। 352 कौन सा है, 352 है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और 360 कौन सा है हमारा, वित्तीय आपात, ठीक है। 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक। इस प्रकार से बताना है कि जो मौलिक अधिकार हैं हमें 12 से लेकर कितने में है, 35 तक का निलंबन कौन कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाता है हमारे पास भारत का राष्ट्रपति। किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 20 और 21 को भी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको निलंबित नहीं कर सकता है। 32वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, इनका 1 वर्ष होता है। स्थायी समिति कहलाती है प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। जो 3 निधियाँ होती हैं, एक भारत की संचित निधि, ठीक है, एक कौन सी होती है, एक होती है हमारी इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी जो फंड होता है, एक वो होता है, एक होता है डिविडेंड फंड। तो इस प्रकार हमें बताना है इससे संचित निधि से कौन सा पैसा निकाल सकता है, कौन पैसा निकाल सकता है। तो ये भारत की संसद, भारत की संसद, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है।
जो विधि के समक्षमता का प्रावधान है वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अगर मैं कहूँ विधियों का समान संरक्षण तो वो किससे लिया गया है? अमेरिका से। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। ये एक पॉजिटिव अवधारणा है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। और ये एक क्या है? निगेटिव अवधारणा, निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाता है 35वां प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ये इसका उल्लेख किया गया है भाग 18 में। भाग 18, अरे सॉरी, ये 18 में नहीं, जो संविधान संशोधन है वो 20 में किया गया है, क्योंकि 18 में तो क्या है? आपात। 18 में आपात है, 18 में क्या है? आपात है। और 12 में तो जो हमारे SC/ST क्षेत्र है उनसे संबंधित है। 36वां, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिएगा। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? तो पहले पढ़ लेते हैं। दल बदल निरोध अधिनियम अच्छा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इन्हें। 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। हम ऐसा मान के चलते हैं हमें भाषाओं का उल्लेख पता है कौन से में है? 8वीं अनुसूची। ये तो सभी को सर्वविदित होता है। दल बदल निरोधी ये भी सबको प्राप्त होता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किसका है? ये 11वीं नहीं, हाँ 11वीं। और जो भूमि सुधार है वो 9वीं अनुसूची से। कब जोड़ी गई थी? 1951 में पहला संविधान संशोधन। इस प्रकार देख लेते हैं क्या बैठता है। ए का 2 ए का 2, अच्छा हमारे पास बी और सी में ऑप्शन में ए का 2 है। बी का दल बदल निरोध अधिनियम, बी का कितना? 10वीं 1। तो इस प्रकार इसका बी आंसर सही हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? 4 है। ये प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, अगर इनमें 2 भी पता है हमें तो अच्छे से सही कर ले जाएंगे। 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? जो 1833 में एक प्रावधान था कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, तो उसमें कौन था? लॉर्ड मैकाले। इसने कई काम किए थे, जैसे मैकाले कोड और मैकाले शिक्षा नीति, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी, इसने इसको भी लागू कराया था। इस प्रकार भी आंसर सही हो जाता है। 38वां, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? मतलब कौन सी औषधि है जो क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका गुलाबी क्रांति जो हम प्याज क्रांति को भी लेंगे तो वो किससे होगी? गुलाबी क्रांति से। औषधि क्रांति भी गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन भी कैसे? गुलाबी क्रांति से। ठीक है, याद रखना ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी जो केंद्रीय परीक्षा है, सेंट्रल परीक्षा है, उसको दे रहे हैं तो ज़रूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाते हैं। 39वां, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? एक ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था जो उसके एक तो 2 संस्थाओं के मध्य हुआ था, तो वो कौन कौन सी संस्थाएं थी? ठीक, तो इसमें है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो राष्ट्रीयकरण है उसको कब किया गया था? सरकारी बैंक उसको कब तब्दील किया गया था? 1949 में। बनी कब थी? 1935 में। किस के थ्रू? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935। ठीक है। 41वां, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र है उसका विचार किससे है?
तो इसका वी डी सावरकर से। हिंदू परिषद सब कुछ इन्हीं का अध्ययन है। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। इसमें आपको शायद जितना मानता हूँ कि अनुपातिक प्रगतिशील, इसमें थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगी, किंतु आपको ये तो पता होगा कि ये प्रत्यक्ष कर होता है क्या, हमारी आय से डायरेक्ट ही कट जाता है। और प्रगतिशील से तात्पर्य है जैसे जैसे किसी की आय बढ़ती है तो उसके ऊपर टैक्स उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे हम कक्षा 10 में पढ़ते थे कराधान में क्या होता था, एक सीमा दी जाती थी कि 0 से 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, ठीक, 3 लाख से 5 लाख के 10%, इस प्रकार से, और 5 लाख से 10 लाख की आय वाले के 20%, इस प्रकार बढ़ती जाती थी। ये क्या कहलाता है, हमारे प्रगतिशील। तो याद रखना ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? जो हिमानी उत्तम पर्व होता है, क्या होता है, पर्व होता है, उसका किस खेल से संबंध है? तो मलखंभ से, मलखंभ। अच्छा प्रश्न है, बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट। किससे संबंधित है वैसे अगर पूछा जाए निपख आंदोलन? तो जो भक्ति आंदोलन था उसके कौन जो प्रणेता थे, हस्ताक्षर थे, कौन थे वो? दादू दयाल। सी आंसर सही हो जाता है। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? जो द्रकमा सिक्का था, द्रकमा मुद्रा थी, वो किसने चलाया था? ग्रीक शासकों ने, ये आंसर सही हो जाता है। 47 का बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एलुवियम एक सोल मिट्टी कैसा समझा है, जैसे नदी है, ठीक, तो ये बाढ़ का क्षेत्र है, तो जो अवसाद लाएगी ये यहाँ पर छोड़ देती है अपने साइडों में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, इसकी भूमि उपजाऊ हो जाती है, तो यहाँ पैदावार भी अच्छी हो जाती है। तो अब बताना है, वो उर्वरता बढ़ाती है, तो वो मिट्टी क्या कहलाती है? जो नई मिट्टी है वो क्या कहलाती है? वो खादर, ठीक है, खादर कहलाती है। और बांगर कौन सी कहलाती है? जो पुराने एलुवियम थे। जैसे आज मान के चलो बहुत साल पहले मिट्टी ने यहाँ पर नदी है, यहाँ पर कोई अवसाद छोड़े, किंतु अब इस नदी मार्ग के बदलने से अब नदी यहाँ पहुँच गई, तो इसके जो यहाँ के हैं, जो यहाँ का जमाव है वो क्या कहलाएगा? खादर। लेकिन जो यहाँ का जमाव है ये क्या कहलाएगा? बांगर। ये क्या हो गया है? पुराना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि नदी का जहाँ तक पानी जाता है वहाँ पर छोड़े गए अवसाद से बने क्षेत्र या बने उपजाऊ भूमि को क्या कह दिया जाता है? खादर। 48वां प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है तो क्या कहलाती है? वो थर्मोक्लाइन, ठीक है, क्या कहलाती है? थर्मोक्लाइन। 48 का सी आंसर। अगर मैं इसी प्रकार से बात करता हूँ लवणता की, किसकी? लवणता की, तो अगर जहाँ वो तेज़ी से गिरती है तो वो क्या कहलाती है? हेलोक्लाइन। क्या कहलाती है? हेलोक्लाइन। इस प्रकार से 48 का सी आंसर हो जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल जो मापदंड है वो काय से संबंधित है? ए बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से, बीमा क्षेत्र से। तो इसका है जो बैंकिंग क्षेत्र थे, बैंकिंग क्षेत्र में क्या मतलब? जैसे पहले बैंक की जो चुकता थी, चुकता मतलब उन्होंने उधार दिया लेकिन उसकी वो नहीं हो पा रही है पूर्ति, या ऋणदाता उसको नहीं चुकता कर पा रहा है, तो इससे संबंधित और जो बैंकिंग सुरक्षा से उससे संबंधित ये एक समझौता था। बेसल क्या है? मतलब एक स्थान का नाम है बेसल। 50 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किसने किया? जो औद्योगिक क्रांति है
उसका प्रयोग किसने किया? यूपीपीसीएस बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका बताना है औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? ये अर्नॉल्ड टॉयनबी ने। अर्नॉल्ड टॉयनबी ने। इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन प्रश्नों से। कुछ नए होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत से बहुत ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, हम प्रत्येक दिन 50 प्रश्नों को करने के बाद एक जो तथ्यपरक महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित जो फैक्ट सीट है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आपको उसकी तरफ ले चलते हैं। आपके लिए पहला स्मरणीय तथ्य है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी। कहाँ? नर्मदा घाटी। और यह स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक, याद रखना, इसको महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन, जो स्थायी जीवन था, किंतु पहले क्या होता था? सबसे शुरुआत में जो चरवाहे थे, एक मतलब आवागमन वाला जीवन था, एक जगह नहीं ठहरते थे, तो वो उसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा। ये दमदमा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब गड्ढे बनाकर उसमें रहते थे, बुर्ज होम। उसका बुर्ज होम का मतलब ही ये है गर्त आवास, होम आवास, बुर्ज गर्त। ठीक। अगला फैक्ट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ये भी बुर्ज होम। जुता हुआ खेत का साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ये भी पूछा गया प्रश्न है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी, शायद एनडीए में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल में, जो गोदीवाड़ी था उसके समीप। ठीक, गोदीवाड़ी का भी जो साक्ष्य मिला है लोथल से ही मिला है। अगला, युग्म समाधियों, मतलब जो समाधि थी उनका जोड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है? ये भी कालीबंगा एवं लोथल में, कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है, ये याद रखना। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, सॉरी 1 मिनट, जो नृत्य की कांस्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, वो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में। तो ये हड़प्पा में हो जाता है। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका अर्थ ही क्या होता है? मृतकों का टीला। 3 मुख देव वाले मूर्ति की प्राप्ति ये कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। बाद को उसका क्या? शिव से उसकी पहचान की जाने लगी। अगला है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली, जो मिट्टी की आकृति थी, मतलब एक खिलौना था, उसमें हल का साक्ष्य मिला है हमें, तो वो कहाँ से मिला? बनावली से। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम ऐसा करेंगे कि एक दिन को ये जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं उनसे प्राप्त वस्तुएं और उनके जो मुख्य तथ्य हैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो उन्नत जल प्रबंधन है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये भी धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा ऊपरी, मध्य और निचला। ठीक है, वैसे कितने होते थे? 2 में। जो शहर था वो 2 भागों में बटा होता था। निचला शहर, निचले शहर में कौन रहते थे? जो मध्यम गरीब वर्ग था। ठीक, ऊपर कौन रहते थे? पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग रहता था। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है।
कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य? कोल्डी हवा। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। और जो यव थी, यव कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है यव शब्द। तो ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अर्थ क्या होता है यव का? जो। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा, उसके बाद कांसा, फिर लोहा। ठीक है, मतलब क्या था कि लोहे से तो परिचित थे, किंतु उसके उपयोग से, उसको गलाने की विधि उनको पता नहीं थी। लोहा तो उन्हें दिखा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सूतकोतदा, सूतकांगेडोर जिसे कह दिया जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है पिगट महोदय ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 50 प्रश्नों को और कुछ तथ्यपरक जानकारी आपको प्रोवाइड किया है। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य वीडियो के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो।